हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा दुबे नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा सभी बीएड के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान शिक्षण में शिक्षण विधियाँ, विशेषकर वैज्ञानिक विधि का प्रस्तुतिकरण किया गया है। सर्वप्रथम विज्ञान शिक्षण विधियों के पहले यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वह सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है जो अनुभवों एवं अन्वेषणों या खोजों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक स्थिर पक्ष जो कि सिद्धांतों पर आधारित होता है एवं दूसरा गतिशील पक्ष जो विज्ञान की प्रायोगिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान शिक्षण की, विज्ञान शिक्षण के आरंभ की। तो भारत में विज्ञान का आरंभ बहुत देर से हुआ। कोठारी आयोग ने इस ओर संकेत करते हुए लिखा है, माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए व्यवहारिक विषयों को प्रारंभ करने की सिफारिश सबसे पहले सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने की थी, किंतु इन सिफारिशों को अमल में लाने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। के पश्चात माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा भी प्रयास किए गए। सन 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सामान्य विज्ञान को उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की बात रखी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के पश्चात सन 1961 में भारतीय संसदीय एवं वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, जिसे एनसीईआरटी कहते हैं, की स्थापना की गई। एनसीईआरटी के द्वारा विज्ञान शिक्षा को अधिक रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने में अधिक योगदान दिया गया। इसके बाद सन 1983 में यूनेस्को ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कि विज्ञान शिक्षा सबके लिए अनिवार्य करने तथा विज्ञान और तकनीकी को समाज एवं संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने पर जोर दिया गया। इसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी इस विषय पर अपनी पहल की। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसके द्वारा विद्यालय के सभी स्तरों पर विज्ञान शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। तो इस तरह से भारत में विज्ञान शिक्षण का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं अपने मुख्य विषय विज्ञान शिक्षण विधियों पर। सबसे पहले शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? तो कक्षा में छात्रों के सीखने तथा शिक्षक की क्रिया से संबंधित जो भी कार्य लिए जाते हैं उसे शिक्षण विधि के नाम से परिभाषित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक, छात्र एवं शिक्षण विधियों पर ही आधारित होती है। अतः बिना शिक्षण विधियों के एक प्रभावी शिक्षण कार्य करना असंभव होता है या असफल माना जाता है। प्रत्येक विषय में अलग अलग विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए हम अनेक प्रकार की विधियों का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार विज्ञान शिक्षण में निम्न प्रकार की विधियों का अनुसरण करते हैं, जैसे व्याख्यान विधि, वैज्ञानिक विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि। इन सभी विधियों में से आज हम वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड का अध्ययन करेंगे। अब सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक विधि को इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्रत्येक शोधकर्ता अपने शोध कार्य हेतु जिस किसी भी प्रक्रिया को अपनाता है वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया ही होती है। यदि हम वैज्ञानिकों की कार्यप्रणाली का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधानों की प्रक्रिया को ही वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान हेतु जिन विधि एवं तरीकों का उपयोग करता है उसे ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और चूँकि इसमें समस्या का समाधान किया जाता है इसलिए इसे समस्या समाधान विधि भी कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि के सोपानों को कई तरह से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ कार्ल पियर्सन द्वारा दिए गए स्टेप्स या चरणों को
व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात प्रत्येक वैज्ञानिक सर्वप्रथम अपने क्षेत्र से संबंधित किसी न किसी समस्या का अनुभव करता है। वह अपने नित्य के क्रियाकलापों से या अपने वातावरण में, आसपास के एटमॉस्फेयर में किसी तरह की कमी या किसी तरह के अभाव को महसूस करता है और उसके मन में उस विषय से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं और यहीं से चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जिस विषय में वह इस प्रकार का चिंतन कार्य करता है वही विषय उसकी समस्या कहलाती है। इस प्रकार वह समस्या को अनुभव करता है। दूसरा चरण है समस्या को परिभाषित करना। इस चरण में अनुसंधानकर्ता समस्या या वह विषय वस्तु जिस पर कि वह खोज कार्य करना चाहता है उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, उसकी सीमाएं जानता है एवं अनुसंधान योग्य उस समस्या को परिभाषित करता है। तृतीय चरण है समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। समस्या अर्थात विषय वस्तु। अनुसंधानकर्ता उस विषय वस्तु से संबंधित अनेक प्रकार के साहित्यों का अध्ययन करता है और उस विषय के बारे में जानने का प्रयास करता है और जानकारियों को एकत्रित करता है। इन जानकारियों की सहायता से वह अपनी समस्या के संभावित हल को खोजने का प्रयास करता है। अगला चरण है प्राकल्पनाओं को सूत्रबद्ध करना। अब प्राकल्पनाएं क्या होती हैं? तो किसी भी विषय वस्तु पर उस विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान के आधार पर जो भी हम अनुमान लगाते हैं या जो भी संभावित समाधान या संभावित निष्कर्ष होते हैं उन सभी संभावित निष्कर्षों पर विचार किया जाता है और ये सभी संभावित निष्कर्ष ही प्राकल्पनाएं कहलाते हैं। तो इन सभी प्राकल्पनाओं को सूत्रबद्ध किया जाता है कि संभावित निष्कर्ष ये सभी हो सकते हैं, इन्हें ही हम प्राकल्पनाएं कहते हैं। अगला चरण है प्राकल्पनाओं का परीक्षण। जो भी प्राकल्पनाएं हमारे द्वारा बनाई गई हैं या एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा बनाई गई हैं उन सभी परिकल्पनाओं की जांच की जाती है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुमानित समाधान या निष्कर्ष वास्तव में वे उसके विश्वसनीय हल हैं या नहीं। इन प्रकल्पनाओं के परीक्षण के लिए पहले प्रयोग की योजना बनाई जाती है, उसके पश्चात खोजकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के पश्चात डेटा का संगठन किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के द्वारा ही यह ज्ञात किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुमानित हल या निष्कर्ष उस समस्या का सही समाधान है या नहीं। अगला चरण है सामान्यीकरण। अनुसंधानकर्ता के द्वारा बनाई गई प्रकल्पनाओं की जांच के पश्चात यदि यह सिद्ध होता है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा बनाई गई प्रकल्पना सही है तब उसके सही सिद्ध होने पर इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। कुछ अन्य प्रकार की परिस्थितियों में उसी हाइपोथेसिस को, उसी प्रकल्पना को दोहराया जाता है और यदि दोहराने पर भी वह परिकल्पना सिद्ध होती है तब वह समस्या का समाधान होता है और उसे सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। अंतिम चरण है प्रतिवेदन। अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी समस्या से प्राप्त समाधान का उपयोग करने हेतु या अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी जांच करने हेतु वह अपने प्रयोग का प्रतिवेदन तैयार करता है। प्रतिवेदन से आशय रिपोर्ट होता है। तो वह अपने किए गए अनुसंधान की एक रिपोर्ट तैयार करता है एवं उसे प्रकाशित करता है। इस प्रकार एक नए ज्ञान का सृजन होता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं या उसके गुणों की। वैज्ञानिक विधि प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है, जैसे कि अवलोकनों या प्रेक्षणों द्वारा उस समस्या का निष्कर्ष निकाला जाता है, अर्थात उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। इस वैज्ञानिक विधि में विश्लेषण का अधिक महत्व होता है।
अर्थात किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उसके हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसे ही विश्लेषण कहते हैं। तीसरा, इसमें प्रकल्पना का विशेष महत्व होता है। प्रकल्पना, जिसे कि हम संभावित उत्तर कहते हैं, यदि संभावित उत्तरों को न सोचा जाए तो हमें निष्कर्ष प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यहाँ प्रकल्पनाओं का विशेष महत्व होता है। यह एक सतत एवं धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। सतत अर्थात लगातार चलने वाली, एवं धैर्यपूर्ण अर्थात अनुसंधानकर्ता द्वारा जो भी हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, प्रकल्पनाएं बनाई जाती हैं, वह बारी बारी से सभी हाइपोथेसिस को, सभी प्रकल्पनाओं को सत्य मानकर उनका परीक्षण करने का प्रयास करता है। अर्थात यह एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है, तभी हमें निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया एक आगमन निगमन का ही एक रूप होता है। अर्थात इसमें पहले प्रेक्षणों की सहायता से सामान्य नियमों की खोज की जाती है और उसके बाद उन नियमों का उपयोग व्याख्या करने में किया जाता है। यह विधि कार्य कारण संबंधों पर आधारित होती है। इससे आशय यह है कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसी धारणा के आधार पर इस विधि द्वारा उन कारणों की खोज की जाती है एवं निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह वैज्ञानिक विधि छात्रों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा छात्रों में मानसिक शक्ति का अधिक विकास होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया छात्रों को विचार करने पर विवश करती है, जिससे उनकी मानसिक शक्ति दृढ़ होती है। दूसरा, विद्यार्थियों में खोजने की अधिक प्रवृत्ति होती है, तीव्र इच्छा होती है और इसी जिज्ञासा को जगाकर इस भावना का विकास करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, अर्थात वे अपने वातावरण में हर चीज़ को देखने का, प्रत्येक प्रक्रिया को समझने का दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाता है। इस विधि द्वारा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। जिस प्रकार परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, परिकल्पनाओं से आशय संभावित उत्तर ही होता है। यह संभावित उत्तर बनाना तभी संभव होता है जब किसी विद्यार्थी की कल्पना शक्ति उच्च होती है। वह उस समस्या के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में अच्छी तरह से विचार कर सकता है। तभी इस प्रक्रिया द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति का अधिक विकास होता है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्रों के विचारों में स्वतंत्रता व्याप्त होती है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से उस विषय वस्तु के बारे में, उस समस्या के विषय में अधिक विचार कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि में अधिक उपयोगी होने के साथ साथ, इसके अधिक गुण होने के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी व्याप्त हैं। जैसे इस विधि के द्वारा अधिकतर विद्यार्थी तथ्यों या सिद्धांतों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें प्रदर्शन और स्वयं प्रयोग करने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। यह विधि महत्वपूर्ण तो है, परंतु इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि इस विधि के द्वारा पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता। इस विधि में धैर्यता की आवश्यकता होती है और उस कालखंड में, 40 मिनट के कालखंड में इतना इस विधि का प्रस्तुतिकरण देना असंभव हो जाता है। इस विधि के द्वारा केवल प्रतिभाशाली छात्रों को ही लाभ मिलता है। कुछ कमज़ोर छात्र होते हैं जो कि कुछ समस्याओं को हल करने में पिछड़ जाते हैं। सभी छात्रों में भिन्नताएं होती हैं, कुछ जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, कुछ को समय लगता है। तो यह वैज्ञानिक विधि प्रतिभाशाली छात्रों हेतु अधिक लाभकर है।
अगला, इस विधि को पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास पर्याप्त समय होना चाहिए, अर्थात समय की अधिकता होनी चाहिए, और यह समय की अधिकता हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण यह विधि विफल हो जाती है। अधिकांश विद्यालयों में अच्छी प्रयोगशाला और अच्छे पुस्तकालयों का अभाव होता है, इसलिए इस विधि के द्वारा शिक्षण कार्य करना हमेशा संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वैज्ञानिक विधि क्या है। यह छात्रों, इसमें कुछ दोष होने के साथ साथ यह छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी भी है। इस प्रकार आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में, अगले प्रस्तुतिकरण में किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।